नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, जिसका यूज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूजफुल कंसेप्ट है। काफ़ी ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिसको अपन कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला की सहायता से कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी अपन स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए अपन कह रहे थे कि यदि कोई भी आपके पास में कोई क्लोज्ड कंटूर दे रखा है और उस क्लोज्ड कंटूर के अंतर्गत और उसके ऊपर, मान लीजिए आपके पास में ये एक कोई क्लोज्ड कंटूर है। अब इस, मान लीजिए इसका नाम सी है। इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर प्रत्येक बिंदु पर और इसकी बाउंड्री के ऊपर यदि फंक्शन एनालिटिक है, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो क्लोज्ड कंटूर है इसके बाउंड्री के ऊपर और इसके अंदर z के प्रत्येक मान के लिए यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है, तो अपन कहते थे बाय कोशी थ्योरम कि इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z dz का मान आपके पास में 0 हुआ करता था। ठीक है। अब देखिए यदि कोई आपके पास में इसी क्लोज्ड कंटूर के अंतर्गत एक फंक्शन f ऑफ z है, वो एनालिटिक है, और एक ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, मान लीजिए आपके पास में ये कोई पॉइंट है, a पॉइंट, ठीक है, और अपन को ये कह दिया जाए कि इस रीजन के अंतर्गत आपको वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसी क्लोज्ड कंटूर के अंतर्गत इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z dz का मान तो 0 होगा बाय कोशी थ्योरम। लेकिन ये फंक्शन f ऑफ z नहीं रह के आपके पास में कुछ फंक्शन इस प्रकार का आ जाए f ऑफ z अपॉन z माइनस a, जिसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके पास में लेट g ऑफ z बराबर f ऑफ z अपॉन z माइनस a। अब आप कहोगे क्योंकि f ऑफ z मैंने क्या कहा है कि फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक है। अब g ऑफ z तो इस रीजन के अंतर्गत एनालिटिक नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि जो z माइनस a है ये डिनोमिनेटर है, अर्थात z बराबर a इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका विश्लेषित नहीं होता है उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। लेकिन g ऑफ z के लिए ये पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट का काम करेगा। तो देखिए ये g ऑफ z के लिए जो पॉइंट है ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है, और g ऑफ z इस रीजन के ऊपर और अंदर एक बिंदु पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन f ऑफ z तो एनालिटिक है। तो यदि आपको ऐसा कह दिया जाए कि इस पॉइंट a पर f ऑफ a की वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, इस पॉइंट a पर f ऑफ a की वैल्यू, मतलब द वैल्यू ऑफ f of z, the value of f of z at z equals to a, जहां f of z क्या है, इस रीजन के ऊपर तथा अंदर प्रत्येक बिंदु पर एनालिटिक है, तो उस बिंदु पर f of z की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका पहले अपन स्टेटमेंट देखेंगे और फिर इसको अपन डिराइव करेंगे। देखिए पहले अपन स्टेटमेंट देखते हैं, इसका कथन क्या है। इफ अ फंक्शन, आपके पास में एक फंक्शन अपन ले लेते हैं f ऑफ z, इफ ए फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर, आपके पास में ये कह लेते हैं अपन क्लोज्ड कंटूर, जिसको अपन C मान रहे हैं। ये फंक्शन f ऑफ z है, वो इस क्लोज्ड कंटूर के ऊपर तथा अंदर प्रत्येक बिंदु पर एनालिटिक है। एंड a इज एनी पॉइंट, a इज एनी पॉइंट इनसाइड C। अब a है वो आपके पास में एनी पॉइंट है जो कि C के अंदर है। देन आपके पास में
जो एफ ऑफ ए का मान आएगा वो आपके पास में आता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। यदि ओनली फॉर आपके पास इंटीग्रेशन अंडर एफ ऑफ जेड होता है उसका मान 0 होता है भाई, कोशी थ्योरम मैंने पहले बता रखा है। लेकिन अपन को निकालना एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने क्या कहा है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड इसके प्रत्येक बिंदु पर और इसके अंदर आपके पास में उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है, लेकिन अपन को तो वैल्यू किसकी चाहिए? इस अंदर वाले की। इसको मैं पहले कोई फंक्शन मान लेता हूं g ऑफ z। तो g ऑफ z तो एक पॉइंट ऐसा होगा a जिस पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए अपन इसका प्रूफ पहले डिस्कस करते हैं, साथ साथ में कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले अपने पास में अपन को प्रूफ क्या करना है, ये करना है, ये तो आपको पता ही है। सिंस f of z is analytic inside and on C, inside and on C, and let g of z बराबर f of z अपॉन z माइनस a। मैंने ये मान लिया, जो अंदर फंक्शन है इसको मैंने g of z मान लिया। therefore singular point of g of z is z equals to a। तो यहाँ पर आपके पास में z बराबर a, अर्थात जो a पॉइंट है वो इस g of z का सिंगुलर पॉइंट है। और मैं बता देता हूँ सिंगुलर पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस बिंदु पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि जो a पॉइंट है उस पर फंक्शन f of z तो एनालिटिक है, लेकिन g of z एनालिटिक नहीं है। क्योंकि देखिए जब z का मान a होगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और डिफाइन ही नहीं है तो एनालिटिक होगा नहीं। क्योंकि एनालिटिक का मतलब क्या होता है? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल कब होता है? जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करने की बात ही नहीं है a पॉइंट पर, ठीक है। तो ये इसका सिंगुलर पॉइंट आ गया। अब इस सिंगुलर पॉइंट को अपन रिमूव कैसे करें? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा सर्कल एज्यूम करता हूँ। किसके लिए? इस फंक्शन की एनालिटिसिटी को बढ़ाने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी रेडियस, स्मॉल रेडियस का मैं यहाँ क्या करता हूँ, सर्कल कंसीडर करता हूँ। मान लीजिए आपके पास में ये एक सर्कल स्मॉल रेडियस का है आपके पास में, जिसका सेंटर ए है, ठीक है। ये आपके पास में जिसकी रेडियस ए है, सेंटर ए है, और इस पर कोई पॉइंट है वो है आपके पास में जेड, ठीक है। ये सर्कल आपके पास में क्या है? सर्कल C1 है। अब मेरी बात सुनो, ये सर्कल आ गया इसके अंतर्गत, तो ये तो मल्टी कनेक्टेड रीजन हो गया, और मल्टी कनेक्टेड रीजन के अंतर्गत इस पॉइंट पर ये फंक्शन मल्टी कनेक्टेड हो गया। अब सिंपली कनेक्टेड रीजन में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस कट की सहायता से इस फंक्शन को एनालिटिक बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसने अपने सर्कल तो कंसीडर कर लिया, लेकिन यहाँ इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में परिवर्तित करने के लिए एक छोटा सा अपन क्रॉस कट बना देते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में हो गया क्रॉस कट, ठीक है। ऐसे वैल्यू आ रही है, ये ऐसे जाएगी और वापस आएगी, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अंदर वाला कर्व आपके पास में क्लॉकवाइज होगा। ये आपके पास में रीजन है। अब इस पूरे रीजन के अंदर का ये फंक्शन g of z भी क्या हो गया? एनालिटिक हो गया, क्योंकि इस रीजन को मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपली कनेक्टेड रीजन में बाय क्रॉस कट की सहायता से परिवर्तित कर दिया। अब देखिए, तो अपन क्या करते हैं, डिस्क्राइब अ सर्कल, देयरफॉर describe a circle C1 such that mod of z minus a equals to r। ये अपन ने सर्कल किया, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है mod of C1 such that mod of z minus a equals to r, where r is very small and tends to 0। r आपके पास है बहुत ही छोटा है, क्योंकि भाई एक आपके पास में एक ही पॉइंट ही तो है। मैंने क्या कहा है कि आपके पास
पास में एक ऐसा पॉइंट ए है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और उस पॉइंट को मैंने रिमूव करने के लिए वहां पर उस पॉइंट की रेडियस का एक सर्कल एज्यूम किया है। तो इसकी जो रेडियस आर है वो वेरी स्मॉल है, आपके पास में बहुत ही छोटी है, ठीक है। C1 such that mod of z minus a equals to r, where r is very very small, very very small and tends to 0, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो कंडीशन आ गई। अब मुझे कंडीशन किसकी निकालनी, किस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, इस इंटीग्रेशन की मैं वैल्यू निकाल के ये लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन अपने पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए तो ये क्लोज्ड कर्व C है, और अपन ने ये जो सर्कल माना ये तो सर्कल C1 है, तो मैं सर्कल C1 के अनुदिश इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो निकाल सकता हूं, लेकिन C के अनुदिश कैसे निकालूंगा। तो मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी, देखिए मैं यदि इस इंटीग्रेशन के अनुदिश क्लोज्ड कर्व C1 के अनुदिश वैल्यू निकालने जाऊं तो देखिए इंटीग्रेशन आवर C1 f of z अपॉन z माइनस a इंटू dz, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, कैसे, क्योंकि मॉड ऑफ z माइनस a इक्वल टू r दे रखा है, तो z की वैल्यू यहां से रख के पुट करेंगे, तो इसकी तो वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है भाई, क्लोज्ड कर्व C के अनुदिश। अब कैसे, इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन ने एक पहले थ्योरम पढ़ी थी आपके पास में, कोशी एक्सटेंशन थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो मैं लिखता हूं therefore by Cauchy integral theorem, Cauchy integral theorem, देखिए यहां पर ऐसा लिखो, by extension of Cauchy integral theorem, extension of Cauchy integral theorem, ठीक है। क्या देखा था आपने, फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, ठीक है। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए या सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए जब कोशी थ्योरम का अपन ने एक्सटेंशन देखा था, तब ये कहा था कि यदि कोई क्लोज्ड कर्व है C और इस C के अंदर आपके पास में बहुत सारे सर्कल आपके पास में कोई दूसरे क्लोज्ड कर्व C1 C2 C3 है, तो अपन ने कहा था कि इस क्लोज्ड कर्व के अंदर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वही आपके पास में इस C1 f of z dz प्लस C2 f of z dz इन सब के योग के बराबर होता है। लेकिन अपने अंदर सर्कल एक ही है, तो अपन क्या कहेंगे, देखो भाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम वी हैव, अपने पास में क्या आ जाएगा भाई कि इंटीग्रेशन आवर C f of z अपॉन z माइनस a इंटू dz, और इसका मान हो जाएगा इंटीग्रेशन आवर C1 f of z अपॉन z माइनस a इंटू dz, ठीक है। अब इसी को मैं प्रोसीजर को सॉल्व कर सकता हूं, तो देखिए इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपके पास समीकरण दे देता हूं, समीकरण नंबर इसको 1 दे दिया और इसको आपके पास में समीकरण नंबर दे दिया 2। अब मैं आपके पास में पहले इसको सॉल्व करूंगा और इसके अंतर्गत वैल्यू रख दूंगा। तो अब मेरी बात सुनिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या तरीका अपनाता हूं, दो मेथड है, मैं आपको जो सिंपल मेथड है वो बता रहा हूं। एक नंबर आपके पास में इसका डेरिवेशन है, बहुत ही लंबा है, वो अपन कभी आपके पास में और देख लेंगे टाइम मिला तो। अभी जो अपन शॉर्ट मेथड है उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अपने पास में है C1 such that mod of z minus a equals to r, और मैंने आपको बताया था कि mod of z equals to r होता है, तो implies that z minus a क्या होगा भाई, r e की पावर आयोटा थीटा। मैंने बता रखा है, ध्यान रखना, कैसे बताया था कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा बाई x की जगह पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, r cos थीटा रखो और y की जगह r sin थीटा रखो, ठीक है। तो वहां पर अपन x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा कहेंगे, तो z का मान क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, और r कॉमन लेंगे तो r और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लेते हैं। मैंने लास्ट के या उससे लास्ट के लेक्चर में ये आपको प्रूव करके बताया है, 2 बार बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां से आपके पास देखिए z का मान क्या होगा, a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। z माइनस a की वैल्यू आ गई और z का मान आ गया। अब मुझे dz चाहिए, तो dz बराबर क्या होगा भाई, r e की पावर आयोटा थीटा इंटू
आपके पास में आयोटा डी थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब मैं निकालता हूं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर क्या वैल्यू आती है वो अपन यहां पे देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ c1 एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड की जगह a प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, जेड का मान ये है अपॉन जेड माइनस ए आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा इनटू dz, dz की जगह आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो मैं आपके पास में देखिए इसको थोड़ा यहां लिख लेता हूं, फिर आपके पास में दिक्कत हो जाएगी, तो इसको नीचे ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप समझने में फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं नीचे लिखता हूं, देखिए क्या वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ a प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन आर ई की पावर आयोटा थीटा इनटू आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। अब देखिए मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो एक ये सर्कल C1 है, तो C1 क्या है, सर्कल है, और सर्कल की पोलर फॉर्म में लिमिट किसकी लग रही है, थीटा की, और सर्कल के लिए थीटा का मान कितना होगा, 0 से 2 पाई। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा 0 से 2 पाई आर ई की पावर आयोटा से कैंसिल आउट, या आयोटा बाहर आ गया, और यह आ गया एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा इनटू डी थीटा। अब मैंने कहा था कि जो सर्कल है वो बहुत ही स्मॉल रेडियस का है, वेरी स्मॉल रेडियस, तो सिंस आपके पास में r इज वेरी वेरी स्मॉल, therefore r tends to 0 implies that जब r tends to 0 होगा तो आपके पास में f of z है वो tends to f of a हो जाएगा, क्योंकि भाई z क्या है, z इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है, और जब r लगभग 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, z कहां पर आ जाएगा, a पॉइंट पर, मतलब f of z और f of a का मान बराबर होगा और नहीं होगा, और नहीं तो आप सीधा भी देख सकते हो जब r tends to 0 है तो ये क्या हो जाएगा, या फिर आप ये देख सकते हो कि f of a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग आपके पास में f of a, ठीक है, क्योंकि इसको लगभग अपन 0 मान रहे हैं। तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर c1 f of z अपॉन z माइनस a dz का मान आएगा आपके पास में आयोटा इनटू इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई f of a इनटू d थीटा। अब देखिए f of a क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट, इसको अपन क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ z एट द पॉइंट a, एक बिंदु पर फंक्शन f of z की वैल्यू है, ना कि g of z की, जो कि एनालिटिक है। तो आपके पास में मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो गया आपके पास में आयोटा इनटू f of a, और ये हो जाएगा आपके पास में थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये होगा 2 पाई आयोटा इनटू f of a, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको साउंड तो ये लिख सकता हूं आपके पास में, देखिए, और f of a का मान अपन लिख सकते हैं f of a इनटू 2 पाई आयोटा। तो ये आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, आपके पास में इंटीग्रेशन ओवर c1 f of z अपॉन z माइनस a dz। इसको मैं समीकरण मान लेता हूं 3। तो अब 3 का मान समीकरण कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो देयरफॉर समीकरण 2 implies that इंटीग्रेशन ओवर c f of z अपॉन z माइनस a dz का मान होगा 2 पाई आयोटा इनटू f of a, ठीक है। या फिर अपन इसको चेंज करके लिख सकते हैं कि जो f of a होगा वो 2 पाई आयोटा इसके नीचे आ गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c f of z अपॉन z माइनस a इनटू dz। तो ये है आपके पास में कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, और जहां पर f of a मैं कह देता हूं, f of a क्या है, यहां पर लिखता हूं f of a the value of f of z at z equals to a, z बराबर a पर f of z की वैल्यू है। तो ये तो थी आपके पास में कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला और सिंपली कनेक्टेड रीजन। देखिए भाई ऐसे कई पॉइंट हो सकते हैं, c1 c2 c3 आपके पास है, बहुत सारे सर्कल के एनालिसिस भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके पास इसका एक्सटेंशन अपन करेंगे तो वो एडिशन हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूले का थ्योरम था, आपके पास है, प्रूफ अपने देख लिया। अब इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार की बनती है, तो वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 14 में।